Hello everyone and a warm welcome on the Gravity Circles Biology channel. My dear students, wish you all a very happy new year and I hope that this year will bring a lot of happiness, success, wisdom in your life and it will make your paths clearer comparatively. Last year के comparison में ये बहुत अच्छा साल जाए, ऐसी मेरी कामना है। अब हम लोग आज से हमारा टॉपिक वापस स्टार्ट कर रहे हैं। बायोटेक पढ़ा रही हूं मैं ऑलरेडी, जहां पर मैंने आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर में काफी कुछ डिस्कस कर लिया, जहां हमने देखा कि कौन से ऐसे 3 साइंटिस्ट हैं जिन लोगों को एक नोबेल प्राइज मिला था कलेक्टिवली बायोटेक फील्ड में रिसर्च के लिए। उन्होंने क्या क्या ढूंढा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डिस्कवर हुआ था, उसकी डिस्कवरी किसने करी है, ठीक है। और उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस सीक्वेंस पे बाइंड करते हैं, जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो ढूंढते हैं जाके, जहां हमने कुछ एक एग्जांपल्स भी देखे थे जैसे कि मलयालम एंड मैडम एटसेट्रा, जो कि आगे से और पीछे से सेम रीड होता है। ये कुछ एक पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स बैक्टीरिया कब बनाते हैं, वो बैक्टीरियोफेज के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज और भी कुछ कर सकते हैं क्या? यस, मॉडिफिकेशन ऑफ देयर ओन डीएनए, ताकि उनका डीएनए ना कट हो जाए जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वायरस के डीएनए को कट करवा रहे हैं तब। ये कुछ एक पॉइंट्स हमने देखे। फिर हमने देखा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे कि HIND2 अगर लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है, और EcoR1 लिखा है तो उसका मीनिंग क्या है, एटसेट्रा। अब आज हम लोग देख रहे हैं दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली, जब हम बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस, तो वो किससे डिराइव हुआ, वो किस ब्रॉड कैटेगरी में फॉल होता है। ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए को कट कर रहा है, हम उस एंजाइम को बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी उसी कैटेगरी में आता है, तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट न्यूक्लियस एंजाइम्स, और उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर डायग्राम की हेल्प लेकर इसको पढ़ेंगे। दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज गिवन इन एनसीईआरटी, मैंने वही वाला यहाँ पर आप लोग के लिए लिया है। अब ध्यान से देखें, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस एंजाइम्स के रिस्पेक्ट में, चलो हम पहले दूसरा देख लेते हैं, ये वाला, फिर वो देखेंगे। एक कैटेगरी ऑफ एंजाइम होती है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियसेस, ठीक है। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को कट करते हैं पर एक ही स्ट्रैंड पे, ठीक है, और वो भी बाहर बाहर से, ठीक। मतलब कि कुछ एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हटा देगा पर बाहर बाहर से, ठीक है। तो अगर ये वाला फोटोग्राफ देखते हो फर्स्ट वाला, तो क्या समझ आता है? समझ ये आ रहा है कि इधर हमारे पास 5' से 3' से 5' एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है, ठीक है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर एक्सोन्यूक्लियस की एक्शन हुई अगर, तो उसने कुछ एक न्यूक्लियोटाइड्स कॉर्नर से हटा दिए और ये कॉर्नर से हटाए हुए न्यूक्लियोटाइड सेपरेट आउट हो गए, ठीक है, और ये एक सिंगल स्ट्रैंड पे काम कर रहा है। अगर इस प्रकार से न्यूक्लियस एक्टिविटी अचीव होती है तो वो होती है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स की मदद से, ठीक। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं क्या कि एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, फ्रॉम द कॉर्नर्स, ठीक है, फ्रॉम द कॉर्नर, और वी कैन से टर्मिनली, कॉर्नर से रिमूव किया, इसका मतलब कि टर्मिनली रिमूव किया किसी चीज को, ठीक है। तो ये काम किसने करवाया? एक्सोन्यूक्लियस ने। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए के अंदर बेसिकली जब हम बात करते हैं कि जो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है और डीएनए की बेस पेयरिंग होती है, उसका एक मॉडल कैसा आता है, तो हम बोलते हैं एक सीढ़ी की तरह आता है, ठीक है, जो गोल वाली सीढ़ी होती है वैसा आता है ना, रोलिंग स्टेयरकेस मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो सीढ़ी के कॉर्नर्स, मतलब हम बोलते हैं जिसको रेलिंग हम पकड़ के चढ़ सकते हैं, वो रेलिंग जो है, वो रेलिंग बनती है आपकी शुगर फॉस्फेट लिंकेज से, ठीक है। और जो सीढ़ियां हैं बेसिकली वो बनती हैं आपकी नाइट्रोजनस बेस पेयर
जो है उनके अंदर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ठीक। तब जब रेलिंग की बात कर रहे हैं तो रेलिंग ही स्ट्रैंड्स हैं, और रेलिंग में लिंकेज कौन सी होती है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, शुगर फॉस्फेट लिंकेज। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स की कैटेगरी है न्यूक्लियेजेस, तो वो हमेशा जिस बॉन्ड को तोड़ेंगी उस बॉन्ड का नाम होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर ये पॉइंट लिख देती हूं, न्यूक्लियस एंजाइम्स किस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, दे ब्रेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, हमेशा ही, ओके। अब वो भले ही एक्सोन्यूक्लियस की बात कर रहे हो हम, चाहे वो हम एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हो, वो तोड़ता तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही है, लोकेशन वेरिएबल हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए अगर हम लोग, तो यहां दिख रहा है आप लोगों को एंडोन्यूक्लियस। अब एंडोन्यूक्लियस देखोगे तो क्या डिफरेंस नजर आया, ये हमारे पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, और इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इसने एक पोर्शन उठा के न्यूक्लियोटाइड का बीच में से तोड़ दिया, लेकिन अभी फिर से इसने एक सिंगल स्ट्रैंड में से ही तोड़ा है। हम लोगों को इसीलिए स्पेसिफिकली एंडोन्यूक्लियस नहीं बोलते हुए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जैसा कि थर्ड केस में नजर आ रहा है, वो बेसिकली एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ढूंढता है दोनों ही स्ट्रैंड्स के ऊपर, जो कि पैलिंड्रोम की तरह रीड हो रहा हो, और उन दोनों ही स्ट्रैंड्स पर कट क्रिएट करता है ताकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच में से एक न्यूक्लियोटाइड का पूरा डबल स्टैंडर्ड पोर्शन वो हटा दे, ठीक है। तो अब देखो आप लोग, जैसे मैंने कहा ये यहां पर कट क्रिएट कर रहा है मान लेते हैं, और यहां पर कट क्रिएट कर रहा है, दोनों जगह करेगा वो, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल आप लोग को पूरा बताऊंगी आगे, लेकिन सिर्फ इतना देखो कि हमारे पास में स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में स्ट्रक्चर आएगा एक तो ऐसा, ठीक है, और एक हमारे पास में स्ट्रक्चर आएगा ऐसा, ठीक है। बेसिकली क्या हो गया, जब हमने बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, तो उसने दोनों ही स्ट्रैंड्स पे कट क्रिएट किया, ना कि एक सिंगल स्ट्रैंड पे, ये वाली बात समझने की है, ठीक है। तो देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करेंगे अगर हम, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस में। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्या कट क्रिएट करते हैं, दे will specifically recognize the palindromic sequence and then they will create a cut on both the strands, ठीक है, और सेम न्यूक्लियोटाइड के बीच में से कट क्रिएट करते हैं। अब इसका कैसे एग्जांपल हो सकता है, तो जैसे हम देखें यहां पर मान लो रफ, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देख लो, जैसे कि मैं एक रफ एग्जांपल बता रही हूं आप लोगों को, ओके। अब मैंने बोला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ठीक है, तो वो जब कट क्रिएट करेगा ना, तो वो हमेशा दो फिक्स, हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में से ही कट क्रिएट करेगा। जैसे कि G और G के बीच में कट क्रिएट करेगा, तो इधर भी G और G के बीच में ही कट क्रिएट करेगा। तो हमारे पास में जो टुकड़े आने वाले हैं ना, वो कैसे आएंगे, देखो वो आएगा एक तो ऐसा, ठीक है, और एक आएगा हमारे पास में ऐसा। आई रियली होप कि समझ आ गया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो टुकड़े हो जाएंगे किसके, डीएनए के, और ये हैंगिंग भी हो सकते हैं कई बार, और कई बार ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हैंगिंग नहीं है। ये वाला क्या स्टेटमेंट बोला मैंने, मैं समझा रही हूं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में न्यूक्लियस की कैटेगरी हम लोग को समझ आ गई है। रियली होपफुल अबाउट दिस कि ये बात बिल्कुल क्लियर है, और अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्विकली देखते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियेजेस को, ठीक है। न्यूक्लियेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को कट करेंगे या आरएनए को कट करेंगे, ठीक है। डीएनए और आरएनए को कट कर सके ऐसे एंजाइम्स को हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियेजेस, ठीक है। ब्रेक्स डीएनए और आरएनए, ठीक है, ये बात समझ आई। अच्छा, अब डिफरेंस देख लो इनके बीच में। तो पहला है हमारे पास में एक्सोन्यूक्लियेजेस। तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड,
These nucleases cleaves the base pair of DNA at the terminal ends, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया. They act on the single strand of DNA mostly or gaps in the double stranded DNA. They do not cut RNA. ठीक है, तो अब हम जब बात कर रहे हैं कि ये एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स किसके ऊपर काम करते हैं, तो दे एक्ट ओनली ऑन दी डीएनए मॉलिक्यूल, और वो भी एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर. अच्छा, अब बात करें एंडोन्यूक्लियस की, तो दे कट्स द डीएनए और दे क्लीव्स द डीएनए. ठीक है, क्लीव्स द डीएनए एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टर्मिनल एंड्स, मतलब कि कॉर्नर से नहीं हटाएगा पर बीच में से कहीं से भी हटा सकता है. दे मे क्लीव वन स्ट्रैंड, अगर वन स्ट्रैंड क्लीव कर रहा है तो सिंपली न्यूक्लिय एंडोन्यूक्लियस बोल देंगे, और बोथ द स्ट्रैंड्स, अगर दोनों स्ट्रैंड बोल रहा है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे. ठीक है, और वो आरएनए को भी कट कर सकते हैं. ओके, ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ये मैंने बताया, मैडम मलयालम, ठीक है, तेजू के पापा के जूते वाला एग्जाम्पल भी था, ये सारी चीजें. Palindrome in the DNA is a group of letters that forms the same words when read both forward as well as backward. जैसे कि GGATTC, GGATTC, दोनों साइड से हम लोग को सेम रीड करने में वो आएगा. ठीक है, अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो बहुत ही सिंपल है, जो हमने पढ़ लिया वही लिखा है, लेकिन पैराग्राफ में लिखा है. एक बार क्लिक करवा देती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स belong to a large class of enzymes called as nucleases. ठीक है, there are two kinds of nucleases, exonucleases and endonucleases. And exonucleases removes nucleotides from the ends of the DNA. ठीक है, whereas endonucleases made cuts specific positions within the DNA. ठीक है, ये दोनों बातें लिखी इन्होंने नहीं बताया हमको कि डीएनए पे काम कर सकता है कि आरएनए पे काम कर सकता है. ठीक है, उन्होंने सिर्फ सिंपली बता दिया, हमने थोड़ा और स्पेसिफिकली देख लिया है. ठीक है, अब आता है ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस. एक जगह को पूरा घूमेगा और इंस्पेक्ट करेगा और बता देगा उसकी पहचान का सीक्वेंस होगा तो ही कट करेगा, वरना नहीं करेगा. ठीक है, वंस इट फाइंड्स अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जब उसको पता है कि मैं इसी सीक्वेंस को कट करना जानता हूं और उसको वो मिल गया, तो वो कट क्रिएट करेगा, वरना वो कट क्रिएट नहीं करेगा. इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स. जैसे कि मैंने बताया जी और जी के बीच में कट क्रिएट करता है एक एंजाइम, तो उधर भी जी और जी के बीच में कट क्रिएट करेगा पैलिंड्रोम में. ठीक है, इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic sequence in the DNA. ठीक है, बहुत ज्यादा बार रीड करवा दिया मैंने, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है ना कि हम लोग को डबल बार इसको रीड करने की रिक्वायरमेंट ना बैठे, हम एक ही बार में पूरा दिमाग में ले लें इस चीज को. ठीक है, कई बार ऐसा लगता है कि यार ये समझ आ गया तो दोबारा क्यों पढ़ना पड़ रहा है. ये अगर हम जब दोबारा पढ़ रहे हैं तो इट इज जस्ट मतलब एक मजबूती अचीव हो रही है, इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ये मजबूती अचीव हो रही है, आप लोगों के दिमाग के अंदर फिक्स हो रही है वो चीजें जाके. ठीक है, चलो, तो हमारी समझ आ गया. अब हमारे पास में एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एक फोटोग्राफ दिया हुआ एनसीईआरटी का, ये वाला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर बेसिकली इन्होंने एंजाइम की एक्टिविटी बताई है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और उसका नाम है EcoR1. ठीक है, ये एंजाइम का हम लोगों को ऑलरेडी नाम कैसे आया है ये पहले से पता है. ठीक है, EcoR1 एंजाइम जो होता है बच्चों, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढता है किसी भी डीएनए के ऊपर, और वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है यहाँ पर हमेशा GAATTC. ठीक है, जिसको हम अगर लिखेंगे तो हमारे पास ये डेफिनेटली एक पैलिंड्रोम है GAATTC. ठीक है, तो अब EcoR1 जब भी इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढ लेता है तब ये एक ही पर्टिकुलर साइट पर जाके और कट क्रिएट करता है इस पैलिंड्रोम के अंदर, और वो हमेशा कट क्रिएट करता है G और A के बीच में. ठीक है, तो G और A के बीच में अगर ये कट क्रिएट करता है हमेशा ही, तो हमारे पास में किस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा. एक तो हमारे पास में आ जाएगा G से यहां से उठा के और इतना पूरा. ठीक है, और एक हमारे पास में आ जाएगा इतना पूरा. राइट,
ठीक है, तो हमारे पास में ये दो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए आ जाएंगे। ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस मतलब कि एक दूसरे के ऊपर हैंग करते हुए स्ट्रेचेस हैं, इनके बीच में अफाइनिटी अभी भी है, लेकिन इनका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया हमने। अफाइनिटी कैसे है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अफाइनिटी अभी भी है, पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं जुड़ा हुआ है अभी भी, और उसको जोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होता है डीएनए लाइगेज। अब हम तो तोड़ चुके हैं इसको, तो ये ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस हैं, पर ये अभी भी ज्वाइन नहीं होने वाले। ठीक है, तब ये हमारे पास में इस प्रकार के कट क्रिएट हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी इसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ढूंढ के इको R1 से कट क्रिएट कराएंगे, और हम लोग जो हमारे पास में प्लाज्मिड या वेक्टर डीएनए है उसके अंदर भी इको R1 से ढूंढकर कट क्रिएट कराएंगे। तो हमारे पास में मान लेते हैं कि इधर मैंने कहा GCTTA आ गया, और मैंने बोल दिया कि ये हमारा वेक्टर डीएनए मतलब कि प्लाज्मिड के पास है। ठीक है, और मैंने सेम इसी एंजाइम की मदद से कट क्रिएट कराना है जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी। ठीक है, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है और इसके अंदर भी मैंने कट क्रिएट कराया, तो मेरे पास में ऐसे ही स्ट्रक्चर आया होगा। इसका ये वाला पोर्शन लूंगी मैं, ठीक है, GCTTA वाला, और जो फॉरेन डीएनए है ना उसका हम लोग जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेच वाला पोर्शन है वो लेंगे, दूसरा वाला। कौन सा? AATTC वाला, ये रहा। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों केस में अफाइनिटी नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, मैंने पहले ही बताया कि ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस हैं, ये तो अफाइनिटी तो होनी ही होनी है इसमें। हम इस वाले को और इस वाले को लेकर ज्वाइन करेंगे अगर, ठीक है, तो इनमें ऑलरेडी अफाइनिटी तो है ही, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, है ना, इसीलिए सिंस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सिंस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, टू ईच अदर, दे हैव अफाइनिटी। एक तो ये बात है, ठीक है, लेकिन अभी भी ज्वाइन हो सकते हैं क्या? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अभी भी सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अफाइनिटी है, और हमें अभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो हम कौन सा एंजाइम की हेल्प लेंगे? हम यहाँ पर हेल्प लेंगे डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद, और डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करा देगा इसके जी और इसके ए के बीच में, ताकि यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है, और इसके ए और इसके जी के बीच में, ताकि यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, और इसके कारण हमारा डीएनए रिकम्बाइन हो जाए। एक हमारे पास में प्लाज्मिड का पोर्शन जुड़ जाए, एक हमारे पास में जीन ऑफ इंटरेस्ट का पोर्शन जुड़ जाए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। आया समझ आ गया सबको? तो ऐसे करके क्या करते हैं हम लोग, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद लेकर के, और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी और प्लाज्मिड डीएनए या वेक्टर डीएनए को भी कट कर देते हैं और उनको आइसोलेट कर लेते हैं। हम लाइगेशन का काम लाइगेज एंजाइम की मदद से ही करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं, ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन हमेशा ही आता है, और बच्चे कई बार गलत करते हैं, कई बार गलत करते हैं। क्वेश्चन आता है, ठीक है, और तुमको इसका कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज यूज्ड, सॉरी ये नहीं होता क्वेश्चन, है ना, मैं तो आंसर लिख रही थी। 1 सेकेंड एवरीवन, ठीक है, हाँ, डैश बॉन्ड्स आर क्रिएटेड, डैश बॉन्ड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन के बाद आंसर आते हैं, इसमें ऑप्शंस देते हैं हमारे सामने। एक दे देते हैं वो लोग फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, एक ऑप्शन दे देते हैं वो हम लोगों को न्यूक्लियो रुको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाँ ठीक है, एक ये लेते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तीसरा हम ले लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और चौथा हम ले लेते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, और तुमको बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका आंसर सही बताना है, जिसने सबसे पहले बताया, ठीक है, वो स्मार्टेस्ट बच्चा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डैश बॉन्ड्स आर क्रिएटेड ड्यू टू डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड इसका आंसर होगा? चलो ये बताना है तुम लोग को, दिस इज योर असाइनमेंट, शॉर्ट वन। ओके, नेक्स्ट, ये मलयालम वाला पूरा कहानी मैं बता चुकी हूँ, दोबारा नहीं बता रही।
ठीक है, हम एनसीईआरटी को इसको रीड भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अभी क्या है, डीएनए लाइगेज की बात आ गई क्या? हाँ बस अब यहां से लाइगेज एंजाइम के एक्शन, ठीक है। अब चलो, अब देखो, एक तो यहां से थोड़ा सा रीड करवा रही हूँ, इसको कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, ठीक है। पर कॉन्टेक्स्ट समझने के पहले हम यहाँ देखते हैं बेसिकली कि मैंने जब भी बोला पैलिंड्रोम सीक्वेंस सर्च करके एंजाइम ने कट किया, तो हम ऐसे करते हैं, चलो अभी पहले हम देखते हैं कितने सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोगों को याद रखने हैं, कितने सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पर्टिकुलर गिवन सीक्वेंस हम लोग को याद रखना है, उसकी मैं एक प्रॉपर टेबल बना रही हूं और ये टेबल निमोनिक के थ्रू बता रही हूं, तो ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल सही याद होगा, ठीक है। हम यहां देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। अच्छा, इसमें हम लोग एक निमोनिक के थ्रू ले रहे हैं। निमोनिक मुझे बहुत स्ट्रांगली याद रहता है ये वाला, क्योंकि बहुत फनी सा है इसीलिए, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल्स की टेबल लेते हैं, एंजाइम्स, ठीक है, सोर्स किससे आइसोलेट किया, वो बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। फिर आ जाएगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो कि ये ढूंढता है, ठीक है। अब देखो एंजाइम्स, ठीक है, पहला नाम देखते हैं हम लोग, BAMH1, ठीक है, BAMH1। इसका सोर्स जो है ना, वो है हमारे पास में बैसिलस, ठीक है, अमाइलो लिक्विफेशियंस, ठीक है, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम आइसोलेट किया गया, और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है हम ये भी देखते हैं। थोड़ा सा उधर शिफ्ट करूंगी इसको, वरना हमारे बैक्टीरिया के नाम बड़े बड़े हैं, डिफिकल्टी आएगी लिखने में, ठीक है। चलो, अब सही है। अब देखो, ये जब भी एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस ढूंढता है, स्पेसिफिक रहता है वो, ठीक है, वो है ये वाला। अब जब भी तुमको इतना आता है ना, तुमको सिर्फ इतना ही आना चाहिए, ठीक है। इतना भी आता है तुमको अगर, तो तुम पूरा लिख लोगे। अब मेरे को बताओ, इधर से मैं 5-GGA लिखती हूँ ना, तो मैं हमेशा कैसे लिखती हूँ, देखना है इसको, मैं हमेशा कैसे लिखती हूँ इसको, मैं ऐसे लिखती हूँ, क्योंकि मुझे वो 6 लेटर्स याद रखने में ज्यादा डिफिकल्टी है, मुझे वो 3 लेटर्स आसानी से याद होंगे, एज अ स्टूडेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 3 ही याद रखूंगी, और मैं इधर से भी ऐसे लिख दूंगी, तो मुझे पता है A pairs with T, A pairs with T, G pairs with C, G pairs with C, G pairs with C, G pairs with C। इजी हो जाता है ऐसे करना, ठीक है। तो सिर्फ 3 याद रख लो, बाकी तुम पूरा बना दो, क्योंकि तुमको पता है कौन किससे पेयर करता है, ठीक है। तो ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऐसा ढूंढता है। सेकेंड हम देखते हैं, फिर BMH1 हो गया, ठीक है, इको R1, ठीक है। ए किससे निकाला है बताओ, इस सबको मालूम है, तो इश्चरीचिया कुलाई, इश्चरीचिया कुलाई, ठीक है। अच्छा, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है 5' से जाएंगे GAA, ठीक है। अब ऐसे भी क्या करोगे, 5' कर दो, फिर क्या करोगे GAA, यही तरीका याद रखना है, ठीक है। फिर A pairs with T, A pairs with T, G pairs with C, ये पूरा हो गया। इधर इधर ATGC 3', ये हो गया पूरा, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ओके, एक मिनट, हाँ, HIND2, ठीक है, 3, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास में हेमोफिलस, ठीक है, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजे, बैक्टीरिया का नाम जिससे कि ये मिला, ठीक है। अरे कलर चेंज हो गया एक सेकेंड यार, सिंक्रोनी मेंटेन करनी जरूरी है,
हाँ, AAG, ठीक है, इधर से भी ऐसे कर दो, AAG, ठीक है, इधर क्या कर दोगे, CTT3 डैश, ठीक है, CTT3 डैश, ठीक है, ये हो गया, 3 हो गए, चौथा देखते हैं हम लोग, है ना, चौथा PST1, ठीक है, इसका नाम है प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, उससे निकाला हमने, ठीक है, एंजाइम प्रोविडेंशिया स्टुअर्टी, ठीक है, हाँ, ठीक है, ये ऐसे इधर भी CAG3 डैश, इधर T से क्या हो जाएगा, ओ, G से C, ठीक है, T से A और फिर G से C, हाँ अब सही है, ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये हमारे 4 लिखे हैं मैंने, लेकिन टोटल 6 लिखने हैं, तो मैं ऐसा कर रही हूं कि मैं इधर लिख रही हूं आधे, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए एक ही स्लाइड में सारे एंजाइम निमोनिक के साथ कवर अप हो जाएं। अब तुम एक हेल्प चाहिए कि सिर्फ सीक्वेंस समझ लेना, इसको मैं इसलिए SQ लिख देती हूँ, उसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। 4 हो गए, 5वां एंजाइम यहां लिख रही हूं मैं, 5वां एंजाइम का नाम है SAL1, ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टो, इसके बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, ठीक है। अच्छा, और ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस बहुत स्मॉल करके लिखना पड़ेगा, 5 डैश, ठीक है, GTC, GAC3 डैश, GAC3 डैश, 5 डैश, ठीक है, एक तो ये हो गया। 6th पे आते हैं हम लोग, और 6 का नाम है SMA1, इतने याद रखने हैं, 6 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, 6 एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। इसका नाम है सेरेशिया मार्सिसेंस, ठीक है, और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है 5 डैश CCC, 5 डैश CCC, सॉरी, है ना, और फिर इधर क्या लिखोगे तुम, लिखने में सही तरीके से नहीं आ रहा है, बहुत छोटी पड़ रही जगह, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ उसको, जी जी जी, बहुत छोटा करके लिखा है, आई होप कि तुमको समझ आ जाए। 5 डैश, इधर 3 डैश, इधर G C, ठीक है, ये हो गए हमारे सारे एंजाइम्स और उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने पढ़ाई, इसमें निमोनिक क्या है, ठीक है, ये अगर निमोनिक तुमको याद रहे, तुमको पूरा याद रहेगा, हर एक चीज याद रहेगी, ठीक है, हम इसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझेंगे, इसको मैं तुम लोगों को ब्लू कलर ले रही हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखो पूरी स्लाइड, ठीक है। हमने क्या देखा, एंजाइम का नाम क्या है, हमने देखा कि वो कौन से प्रोकैरियोट, मतलब कि बैक्टीरिया सोर्स से निकला हुआ है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, और हमने देखा कि उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, वो किस सीक्वेंस को ढूंढता है जाके और उस पर कट क्रिएट करता है, ठीक है। तब देखो, BAMH1 से हम याद रखेंगे बड़ा, ठीक है, बड़ा, एक से E को R1, ठीक है, ऐसे याद रखना, बड़ा, ठीक है, एक, ठीक है, ठीक है याद रखना, PST है ना, अब देखना, प्यारा, ठीक है, इसको ऐसे याद रखो, प्यारा, ठीक है, फिर आता है हमारे पास में सा,
जिसको हम ऐसे याद रखेंगे समा, ठीक है, समा, ये याद हो जाएगा तुम लोगों को। एक तो फिर आता है निमोनिक। निमोनिक है हमारा, यहां से इस वाले को देखना, ठीक है। कितनी चीजें याद रखनी बताओ? ये तीन तीन याद रखने हैं, सबको याद है? ये तीन याद रखने हैं हमको, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। क्योंकि हमको तीन याद होंगे तो हम पूरा लिख सकते हैं। तरीका भी पता लिखने का, बता देती हूँ वापस से एक बार। जैसे मुझे GGA याद है तो मैं GGA इधर भी लिख दूंगी, ठीक है। मैं T लिख दूंगी, एक के साथ T है, G के साथ C है, G के साथ C है। मैं A के साथ T लिख दूंगी, G के साथ C है, G के साथ C है। मुझे पता है कि मेरे को अगर तीन आते होंगे तो मैं ये पूरा लिख सकती हूँ, है ना। और 5-3 लिखना तुमको आता ही है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब मैं तुम लोगों को बता रही हूँ निमोनिक, जो इसका है पीछे रिकॉग्निशन सीक्वेंस का निमोनिक जो है, वो सीक्वेंस का निमोनिक अगर तुमने कर लिया तो आई एम श्योर कि कोई भी गलत नहीं करोगे, एक भी, पूरा टेबल बना के आ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या निमोनिक है। निमोनिक है अजीब सा, हम याद रखेंगे गगा, ठीक है। इसको हिंदी में याद रखना, गगा। गगा नाम है एक आदमी का। गगा क्या करेगा? गगा गाएगा, ठीक है। गगा क्या करेगा? गगा गाएगा, ठीक है। GAA गाएगा, ठीक है। गगा गा के क्या करेगा? गगा गा के आग लगाएगा, ठीक है। तो हम याद रखेंगे आग। अब ने लगाएगा तो आ नहीं सकता, तो हमने ऐसे हवा में लिया है वो। गगा गाएगा और आग लगाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। गगा गाएगा और क्या करेगा? आग लगाएगा। फिर हम बोलेंगे गगा को चल तू गा, ठीक है। तो गगा को क्या बोल रहे हैं? चल तू गा, ठीक है, समझ गए। चल तू गा, इधर आएगा। फिर गगा को फोर्सफुली बोल रहे हैं अपन, गा तू चल, ठीक है। गा तू चल, समझ आया? गा तू चल। और फिर गगा नहीं मान रहा है तो हम उसको धक्का देके बोल रहे हैं चल प्लीज गा ले यार, तो हम बोलेंगे चल चल चल। ये आपका एकदम बेस्ट निमोनिक होने वाला है, ठीक है। क्या है निमोनिक? गगा गाएगा, आग लगाएगा, चल तू गा, गा तू चल, चल चल चल। क्या याद करा हमने? हमने इनिशियल्स याद करे। अब आपको समझ आ गया है कि इस टेबल को कैसे याद रखना है। गगा इज GGA, गाएगा इज GAA, आग इज AAG, लगाएगा कुछ भी नहीं है। चल तू गा CTG, गा तू चल GTC, चल 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 CCC। आई एम रियली होपफुल कि ये टेबल जो है एकदम परफेक्ट तरीके से सभी लोगों को याद हो जाने वाली है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि हम लोग हमेशा बायोटेक में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में, मतलब प्रिंसिपल्स वाले में, और एप्लीकेशंस वाले में भी इनका कभी कभी योगदान आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमें याद रखने वाली चीजें हैं। चलो, तो अब ये टेबल क्लियर हो गई है, तो हम अब देखते हैं कुछ एक और चीजें कि कुछ एक एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, कि वो किस प्रकार का कट क्रिएट करते हैं। हम लोग ये वाला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो दो कैटेगरीज ऑफ कट क्रिएट हो सकते हैं, यहां पर मैं बता रही हूं एक पॉइंट समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ DNA कट्स कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। तो हम बोलेंगे टू डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। दो डिफरेंट टाइप के कट्स क्रिएट हो सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा, ठीक है। एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं स्टिकी एंड्स और एक कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं ब्लंट एंड्स, ठीक है। जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो हमने सबने देखे। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला हमने एंजाइम देखा BAMH1, उसका लेते हैं। तो BAMH1 जो है, ये एंजाइम का हमने देखा था रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या था? गगा वाला था, GGA TTC, ठीक है। ये क्या करा मैंने? सो सॉरी, एक मिनट, हाँ, TTC मत करो, हम इधर ऐसे लिखेंगे पूरा, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगा वरना, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, उल्टा लिखो, GGA ऐसा लिखो। अब क्या करेंगे? TCC आएगा, फिर TCC आएगा, ठीक है। 5-3- और
3 डैश 5 डैश। ठीक है, अब कट कहाँ क्रिएट करता है? तो BAMH1 हमेशा ही कट क्रिएट करता है G और G के बीच में, और G और G के बीच में। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? मेरे पास में आ जाएगा इस तरीके से GCCTA G 5 डैश 3 डैश। ठीक है, और इधर 3 डैश और इधर 5 डैश, ऐसा मेरे पास एक आ गया, बराबर बात है। और एक मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास एक आ जाएगा हम यहाँ पर GATCC 3 डैश, इधर 5 डैश। ठीक है, फिर मेरे पास 5 डैश और G और 3 डैश, एक ही आ जाएगा। तो क्या ये दोनों के दोनों ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस नजर आ रहे हैं? इनके पास थोड़ी बहुत कंपैटिबिलिटी तो ऑफ कोर्स पहले से ही रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन इनके रहेंगे। ठीक है, तब इस प्रकार के एंड्स जब भी क्रिएट होते तो हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स क्रिएट होना। इसी को हम कोहेसिव एंड्स भी बोलते हैं, कोहेसिव एंड्स। ठीक है, स्टिकी एंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज कोहेसिव एंड्स। ठीक है, ब्लंट एंड कैसे होते हैं? तो एक एंजाइम है, जैसे कि हम बोले SMA1, उसका एग्जांपल है SMA1 जो है। ठीक है, वो हमने लास्ट देखा था अभी जो हमने बनाया था टेबल उसमें। ठीक है, वो था हमारे पास में रिकॉग्निशन सीक्वेंस था उसका। ओके, ठीक है, CCC, ठीक है, GGG GGGCCC, और वो कट क्रिएट करता है बिटवीन C एंड G। अब मुझे बताओ बिटवीन C एंड G कहाँ है? यहाँ पर C और C है, C और C, C और G है, इधर आ गया। ठीक है, इधर C और C है, C और C है, C और G है, इधर आ गया। तो मतलब कि हमारे पास में टुकड़े कैसे आने वाले हैं? टुकड़े कुछ इस प्रकार के आएंगे, 5 डैश CCC 3 डैश। ठीक है, 3 डैश GGG 5 डैश, एक तो ये टुकड़ा आ जाएगा। एक और टुकड़ा कैसा आएगा हमारे पास में? बिल्कुल ऑपोजिट इसका, वो आ जाएगा आपके पास में 5 डैश GGG 3 डैश। ठीक है, और 3 डैश CCC 5 डैश। ये दो टुकड़े हमारे पास में आ गए डीएनए के। ठीक है, और ऐसे टुकड़ों के बीच में क्या कोई भी कोहेजन नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। इनका कोई ओवर हैंगिंग स्ट्रेच नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन शो करे किसी और के साथ। ऐसे एंड्स में जहां कोई स्टिकी ओवर हैंगिंग आपको लूप्स नहीं दिख रहे हैं, दो स्ट्रैंड्स नहीं दिख रहे हैं, हम बोलेंगे ब्लंट एंड बना दिए हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दो एंड्स बना सकता है, या तो वो स्टिकी एंड्स बना सकता है, और यही हमारे ज्यादा काम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। और ब्लंट एंड जो रहते हैं वो हमारे ज्यादा काम नहीं आते हैं एंजाइम्स, जैसे कि SMA1 अब ज्यादा काम नहीं आता हमारे, क्योंकि वो ब्लंट एंड क्रिएट करता है। तो हमको जो जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को स्टिक करवाने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, और उनको अटैचमेंट होने की चांसेस ही नहीं रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, वो अगर फ्री होता ना, अगर थोड़ा भी सेगमेंट एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का और दूसरे से चिपकने की कोशिश करता, तो स्टिकी एंड में ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, ब्लंट एंड में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। इनफैक्ट आया हुआ भी है कि ब्लंट एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय एंड स्टिकी एंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो SMA1 एक एग्जांपल है इसका। फिर एक आ जाएगा आपके पास एग्जांपल HIND2 जो कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, और एक आता है एग्जांपल EcoR5 जो कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। और ये तीनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर एक स्टार इस पे लगाया, दूसरा इस पे लगाया, तीसरा इस पे लगाया, और मैं लिख रही हूँ ब्लू वाले, दे आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, विच प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स। ये क्वेश्चंस में आया हुआ है, तुम्हारे नीट के क्वेश्चन में आया हुआ है ये वाला। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड्स। ठीक है क्या? चलो डन, तो ये वाला भी पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या, यहां से रीड करेंगे इसको क्विकली फटाफट से एनसीईआरटी के टेक्स्ट को, क्योंकि उसमें दिया हुआ है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा दूर रहता है, ऑफ द पैलिंड्रोम साइट्स, बट बिटवीन द सेम टू बेसेस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स, पर दोनों ही स्ट्रैंड पर सेम बेसिस के बीच में कट क्रिएट करता है, जैसे कि G और G। ठीक है, ऐसे करके दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड्स, इसके कारण से सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एंड पर रह जाते हैं
ये वाले सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शंस को हम लोग बोलते हैं हैंगिंग टाइप के, ठीक है। There are overhanging stretches called as sticky ends on each stand, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला हो जाएगा हमारा ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाएगा they are so named because they form hydrogen bond with the complementary cut counterparts. Of course ये बात है कि अगर इसको अपना कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट मिलेगा जैसे ही, तो ये उसके साथ तुरंत ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमेशा ये, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि दैट दे आर ऑलरेडी गोइंग टू हैव अफाइनिटी, ठीक है। फिर आ जाएगा लेकिन स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट्स, अब क्योंकि ये ऑलरेडी ही चिपचिपे से हैं इसीलिए हम लोगों को इसको जोड़ने में और इसको जोड़ने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करा देंगे फटाक से डीएनए लाइगेज की मदद से, ठीक है। द स्टिकीनेस ऑफ दीज द एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स डीएनए लाइगेज, ठीक है। अब देखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑफ डीएनए which are composed of DNA from different sources of genomes. ये वापस से क्यों लिखा है पता नहीं, हमने इसको बहुत बार पढ़ लिया है। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends. जैसे कि मैंने कहा जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास में भी वही स्टिकी एंड होगा जो कि हमारे प्लाज्मिड के पास में है, इस कारण से इनको ज्वाइन करना बहुत आसान हो जाएगा डीएनए लाइगेज की मदद से, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिखा है, जैसे कि फॉरेन डीएनए है और प्लाज्मिड डीएनए है, इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे हम, तो हमारे पास में ओवरहैंगिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेचेस होंगे और इसको मतलब कि ये और ये उठा के ज्वाइन करना डीएनए लाइगेज की मदद से ये बहुत आसान हो जाएगा। इस कारण से हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बिना काम ही नहीं चल सकता, इसीलिए हमने इसको फर्स्ट टूल के तौर पे पढ़ा। अच्छा, ये हुई हमारी बात खत्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होती है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक किस तरीके से जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने कट कर दिए हैं उसमें से क्या हमें वो नेकेड डीएनए दिख रहा होता है? ऑफ कोर्स नॉट, हमें कोई डीएनए कट करके सामने पड़ा हुआ नहीं दिखेगा कि वो एक रबर बैंड के स्ट्रेच की तरह नजर नहीं आएगा कि आप उसको आसानी से उठा के और फेविकॉल चिपका के जोड़ दो, है ना। आपको ये मॉलिक्यूल्स जो हैं कभी भी आपकी आईज से नहीं दिखेंगे, तो इनको हमेशा हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा और हम वो भी नहीं अचीव कर सकते इतना आसानी से, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पर काम हो रहा है और मॉलिक्यूलर लेवल पर काम जो है वो विजुअलाइज करके नहीं होता। इनफैक्ट रिएक्शन हो गई है कि नहीं हो गई है इसको हम किसी और तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है। तब हमें डीएनए फ्रेगमेंट कौन सा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है कैसे दिखेगा क्या नहीं, ठीक है। हमें इसका बनाया हुआ प्रोटीन मालूम पड़ेगा, है ना, हम उसके लिए टेस्ट लगा सकते हैं। ऐसे ही मेरे को वेक्टर डीएनए कट करा हुआ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो इनको मैं सेपरेट कैसे करूं? मैं कोई छन्नी से छान तो नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो हाउ वी विल बी सेपरेटिंग दीज कट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए? We will be separating these cut fragments of DNA by using a technique called as gel electrophoresis, और इसको कट करके सेपरेट करना हम करेंगे। अब ये वाला पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा रही हूँ और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसपे कि हर साल क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। सो बाय एवरीवन, फॉर टुडेज क्लास दिस वाज इनफ एंड आई रियली होप कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया हो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पोर्शन। इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, सो इसको बहुत ठीक से पढ़ो क्लासेस को, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।